यात्रा। ये क्या है? गंगा और यमुना की यात्रा है कि गंगा कहाँ से निकलते हुए कहाँ तक जाती है और कहाँ जाके समाप्त हो जाती है। और बीच बीच में गंगा से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, मतलब देखिए अब ये बीच बीच में जो नदियाँ निकलती है उसको क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गंगा की सहायक नदी। क्लियर? उसे हम क्या कहते हैं? गंगा की सहायक नदी। तो हमें देखना है कि गंगा की कौन कौन सी सहायक नदी है और कौन कौन सी नदी महत्वपूर्ण सहायक है, कौन कौन सी छोटी मोटी भी है। और वो आके मिलती है और हर नदी जहाँ से निकलती है ना उसका एक स्थान है निकल के, उसमें भी छोटी छोटी नदियाँ निकलती है जिन नदियों के बारे में हम पढ़ते नहीं है, किताब में देता है। तो किताब में आपको गंगा की 4-5 जो प्रमुख सहायक नदियाँ होती है वही दे देता है, उसके बाद गंगा की सहायक नदियों के बारे में चर्चा नहीं करता है। तो ये जो गंगा में जितनी नदियाँ मिलती है, आप अगर देखिएगा मैप खोल लीजिएगा, मैप, और उस मैप में क्या कीजिएगा, फिजिकल मैप ऑन कीजिएगा। उसमें जब आप ओपन करके देखते हैं तो देखिएगा कि जो गंगा की जर्नी होगी ना, आपको गंगा में छोटी छोटी नदियाँ बिल्कुल ऊपर से देखिएगा ऐसे ही दिखाई देगा एकदम। ये जो बनाए हुए हैं जो दिख रहा है जंजाल, बिल्कुल इसी जंजाल की तरह गंगा की नदियाँ आती है और गंगा में बहुत सारी नदियाँ निकलती है। छोटी बड़ी देखें तो 20 है कि नहीं है? तो चलिए हम गंगा की शुरुआत करते हैं। देखिए गंगा की शुरुआत होती है गंगोत्री से, लेकिन गंगोत्री से जब ये निकली थी तो इसका नाम भागीरथी है। भागीरथी क्यों था तो जान लीजिए। कहा जाता है कि एक ऋषि थे भागीरथ ऋषि, उनके पूर्वज जो थे ना तो उनके जो पिता थे, पिता के उनके 101 पुत्र थे। कहा जाता है एक पत्नी से 100 पुत्र हुए थे और एक से एक, ठीक। तो 101 पुत्र थे ना, तो वो एक क्या किए थे, राजसूर्य यज्ञ कराए थे। क्या कराए थे? राजसूर्य यज्ञ। गोविंद भगवान है, आप उनका नाम सुने हैं, बहुत भयंकर भगवान थे। ये क्या किए थे, उस घोड़े को चुरा लिए थे और चुरा के एक ऋषि थे उनके पास ले जाके छोड़ दिए थे। ऋषि का नाम है, थोड़ा भूल रहा हूँ तो कंफ्यूजन हो गया तो कोई बात नहीं, कहानी समझिए नाम में क्या रहा। तो एक ऋषि के पास ले जाके छोड़ दिए थे। अब वो वहां चल रहा था और राजा को पता चला कि उनके घोड़े की चोरी हो गई है, तो भेज दिए क्या कि जाइए आप लोग घोड़ा ढूंढ के लाइए। तो उनके 60 पुत्र थे, 60 और 60 पुत्र उनके घोड़े को ढूंढने निकले। जब वो घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब हिमालय तक पहुंचे ना, तो हिमालय में पता चला क्या कि उनके घोड़े वही चल रहा था जहाँ वो ऋषि तपस्या कर रहे थे। अब वो आके क्या किया, उनको लगा कि ये ऋषि ही इस घोड़े को चुरा के रखे हैं, तो उस ऋषि को ललकारने लगे। और ऋषि को ललकारने के बाद में क्या हुआ कि वो ऋषि अपने तपोबल थे और ललकारने के बाद क्या हुआ, उनकी तपस्या टूटी। जैसे तपस्या भंग होती है, ऋषि उठते हैं और सीधे कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरी तपस्या का भंग की है। और उस समय इतने सिद्ध पुरुष होते थे कि सिर्फ अपने शराब से मार देते। अब शराब था या फिर वो कोई बड़ा सा बम बनाया था उसी को पटक दिए, हो सकता है सब कुछ हो। तो उन्होंने अपने शराब से 7 लोगों को क्या किया, भस्म कर दिया। जब भस्म हो गए तो उनकी राखी वहां पर चली गई। और आपको पता है कि कोई व्यक्ति, खास करके हिंदू धर्म में माना जाता है कि कोई व्यक्ति अगर जल जाता है, कोई व्यक्ति को जला दिया जाता है और जब तक उसकी राख को हम नदी में प्रवाहित नहीं कर लेते, खास करके गंगा में, तब तक किसी को मुक्ति नहीं मिलती। सिचुएशन नहीं था। अब उनकी मुक्ति की बात थी, तो मुक्ति उनको मिले कैसे, क्योंकि गंगा अभी धरती पर उतरी नहीं। तो अब मुक्ति के लिए उनके पिता कहीं चर्चा की तो पता चला कि अगर गंगा धरती पर उतरती और गंगा में उन राखों को समाहित कर दिया जाता है तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्हीं के एक पुत्र जो 61वें पुत्र होते हैं, जो दूसरी पत्नी से जन्म होता है, जिनका नाम भागीरथ होता है, उनसे वो ये बात कहते हैं, सागरिक नाम होता है उनके पिता का, आता है थोड़ा सा बीच आता है, ठीक है। तो उनसे कहते हैं कि आप जाइए और किसी तरह गंगा को नीचे लाइए। बताते हैं, रोते हैं कि मेरे 60 पुत्र हुए, 60 पुत्र मारे गए और किसी का भी अच्छे से हम अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। उनका जो राख था वो भी नदी में प्रवाहित नहीं होता, तो आखिर इस नदी में प्रवाहित करना पड़ेगा कि नहीं, आप कुछ ऐसा कीजिए। तो वही जो भागीरथ ऋषि थे ना, वो आए और बैठ के कहा जाता है किसी हिमालय में तपस्या करना शुरू की। और तपस्या करते करते कहा जाता है कि गंगा खुश हुई और कहा कि ठीक है मैं चलूंगी आपके साथ नीचे, लेकिन मेरा जो स्पीड है ना, मेरी जो आने की गति है, ये गति आपकी पृथ्वी नहीं संभाल पाएगी। और इसको तभी संभाला जा सकता है जब शिव इस पे आए। तो कहीं कि आप जाइए शिव की तपस्या की। तो बहुत दिन वो शिव की तपस्या की और कहा जाता है कि जब गंगा ऊपर से उतर रही थी ना, तो शिव ने उन्हें अपने जटे में बांध दिया और जटे में बांध के, और उसके बाद उसमें से एक जटा सिर्फ खोले थे जिस जटा से पानी निकलती है और उसी में आती है गंगा नदी। और उसी समय गंगा जी का ही वरदान था कि तुम मुझे इस धरती पे लाए हो, तो जब मैं शुरू होंगी तो मुझे तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। और वही इनका नाम क्या था? भागीरथ। और इसी कारण से गंगा जब निकलती है तो गंगोत्री से किस नाम से जाता है? भागीरथ नाम से जाना जाता है और भागीरथी नदी के नाम से भी जाना है। जैसे आप आइएगा गंगा को थोड़ा सा नीचे आइएगा तो वहाँ पे भागीरथी नदी कुछ दूर आती है ना, तो उसमें एक नदी आके मिलती है, वही उत्तराखंड से वो निकलती है, भील गंगा नाम से। और ये भील गंगा जहाँ मिलती है ना, उस स्थान को कहते हैं टिहरी। और टिहरी
जिस स्थान है वहीं पे एक बांध बनाया गया। इसको भारत का सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का सबसे ऊंचा बांध। ये टिहरी जो बांध है, एक बांध बनाया गया टिहरी में, जिसको टिहरी बांध के नाम से जानते हैं, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब ध्यान दीजिए कि धीरे धीरे ये नदी आते जाती और एक जगह पे यहाँ पे आके तो ये कुछ नदियाँ इनसे मिली। तो यहाँ तक पहुँचने से पहले हम थोड़ा सा ऊपर पहुँचते हैं कि इसमें जो नदियाँ मिली है वो क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये ऊपर दिखेगा बद्रीनाथ नाम का जगह, बहुत ही पावन जगह है, किंतु वहाँ पे क्या होता है? पूजा पाठ चलता है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का मंदिर होता है। वही बद्रीनाथ के पीछे से एक जगह से निकलती है कौन सी? एक नदी जिसका नाम होता है अलकनंदा नदी। और ये जब अलकनंदा नदी निकलती है तो आप आइएगा तो उसके थोड़ी दूर, जैसे उसकी जर्नी थोड़ी सी आगे आती है, उसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम होता है धौलीगंगा। ये भी उसी बद्रीनाथ के क्षेत्र के आसपास से ही निकलती है। जब ये धौलीगंगा जहाँ की मिलती है ना, उस जगह को हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। और अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, तो याद रखिए कौन कौन सी? बद्रीनाथ की अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी। अलकनंदा और धौलीगंगा जहाँ मिलती है उसको हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्लियर? अब यहाँ से आगे हैं, जैसे यही बद्रीनाथ जो अलकनंदा नदी होती है, बद्रीनाथ से निकलती है, जो धीरे धीरे थोड़ा और से आगे आती है, तो एक जगह उसके पास जाके देखिएगा कि एक छोटी सी नदी और आगे मिलती है। इस नदी का नाम होता है नंदाकिनी। इस नदी का नाम क्या होता है? नंदाकिनी। और ये जहाँ मिलती है अलकनंदा से ना, उस जगह को कहते हैं नंद प्रयाग। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। तो सवाल अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि नंद प्रयाग जो नदी है उसमें कौन कौन सी नदी अपन जल मिलाती है, तो एक तो आपको याद रखना है कि एक नदी जिसमें सब आके मिले हैं, तो एक तो अलकनंदा हो गए, अलकनंदा कंफर्म है। उसके बाद ऑप्शनल में कौन सा है? तो अलकनंदा के ऑप्शनल में एक आती है नंदाकिनी। और जहाँ अलकनंदा में नंदाकिनी आके मिलती है उस जगह क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। तो आसान है, नंदाकिनी और नंद प्रयाग। नंदाकिनी जहाँ से मिली नंद प्रयाग, और धौलीगंगा जहाँ मिलती है वहाँ पे क्या था? विष्णु प्रयाग। तो ये हुआ नंद प्रयाग और दूसरा विष्णु प्रयाग। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं, तो ये जो अलकनंदा नदी की थोड़ी सी जर्नी थोड़ी सी और नीचे आती है, जिसमें फिर छोटी सी एक नदी आके मिलती है। इस नदी को कहते हैं पिंडार। कौन सी नदी? ये पिंडार नदी है। ये नदी जब आके इसमें मिलती है ना, तो ये जिस स्थान पे मिलती है उसे कहा जाता है कर्ण प्रयाग। और कहा जाता है कि कर्ण शायद यहीं पे बैठ के दान और दक्षिण दिया करते थे, इसी करके ये कहा जाता है कर्ण प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, कर्ण प्रयाग। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं हम अलकनंदा की जर्नी पे, थोड़ा सा और नीचे आते हैं कहाँ? अलकनंदा की जर्नी पे देखते हैं कि इसमें एक और नदी आके मिलती है जो कि केदारनाथ से निकलती है। केदारनाथ का स्थान है जहाँ भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है और हम वहाँ पे अक्सर घूमने जाते हैं। केदारनाथ थोड़ा फेमस जगह है और लगभग लोगों के स्टेटस में आपको दिखता है कौन सा? केदारनाथ। उसी केदारनाथ के पीछे से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी नदी। और आप देखे होंगे कि आने वाले समय में उत्तराखंड में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। इसी केदारनाथ की इसी नदी मंदाकिनी नदी के ऊपर क्या हुआ था कि बादल फट गया था। क्या हुआ था? बादल फटा था। उस बादल इतना फटा, अच्छा बादल फटा समझते कि नहीं क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बादल एक ही जगह आके लगातार अपने पानी बरसाने लगते हैं और उससे अलग नहीं बरसाते हैं, उसी को हम बादल फटना कहते हैं। तो जब बादल फटा तो इसमें इतना पानी आ गया था ना कि कहा जाता है ना कि इधर की पूरा ये उत्तराखंड तहस नहस हो गया था। 2016-17 के आसपास की घटना है ये। उस समय क्या हुआ था कि पूरा उधर का क्षेत्र जलमग्न हो गया था। हम न्यूज में देख के रो रहे थे कि हाय इधर लोग मरा उधर मरा, सभी लोग बहुत दुखी थे, पूरे भारत के लोग दुखी थे। ये जब हुआ था, इसी समय कहा जाता है ना कि आप पीछे जब हम इसको शुरू कर रहे हैं ना, तब तक उधर एक साउंड मशीन का आवाज आ रहा है। चलिए हम लोग जब बादल फटा था तो बहुत सारे अधिक से अधिक लोग मारे गए। और कहा जाए कि मंदिर जो है ना, केदारनाथ मंदिर, ये भी हो सकता था कि जितना उस नदी में तेज बाढ़ थी, उस नदी से मंदिर भी टूट सकता था। लेकिन कहा जाता है कि इस मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी शिला आई और आके खड़ी हो गई। ठीक है, और शिला के खड़े होने के कारण क्या जाता है, उसको भीम शिला लोग करना है। क्योंकि कहा जाता है कि जब मंदिर का निर्माण हुआ था तो भीम ने कहा था कि जब भीम शिला थी, एक शिला आके पीछे खड़ी हो गई, उसे भीम शिला के नाम से जाता है। और कहा जाता है कि जब पौराणिक कथाओं में हम पहुंचते हैं तो भीम ने कहा था कि जब भी आप पे कोई संकट आए कि मैं आके खड़ा हो जाऊंगा, तो उनके पीछे जो शिला खड़ी हुई थी उसे आज हम भीम शिला के नाम से जानते हैं। और आज भी वही शिला थी जिसकी वजह से आज मंदिर वहाँ पे सुरक्षित है। वहाँ के आसपास के सारे क्षेत्र नगर सब नष्ट हो गए थे, सिवाय उस मंदिर के। घर भी ढह गए थे, बड़े बड़े घर, लोग मर रहे थे। और उसके बाद क्या होता है, तो यही और शिला रुकने के कारण क्या होता है कि वो मंदिर वजह से आज हम भीम शिला के नाम से जानते हैं। यही नदी धीरे धीरे जब आगे आती है तो एक स्थान पे आके किसमें? अलकनंदा नदी में मिल गई।
और जिस स्थान पे अलकनंदा नदी से मिलती है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। उस स्थान को किस नाम से जानते हैं? रुद्रप्रयाग। तो अभी तक कितने प्रयाग जाने? विष्णु प्रयाग में क्या होता था? अलकनंदा और धौलीगंगा आके मिलती थी। उसके बाद क्या था? नंद प्रयाग, इसमें नंदाकिनी नदी और अलकनंदा। उसके बाद था कर्ण प्रयाग, इसमें पिंडार नदी और अलकनंदा आके मिलती थी। ठीक है। और चौथा होता है रुद्रप्रयाग, जिसमें क्या होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी दो नदियां आपस में आके मिल जाती है। अब जैसे ये नदी इसके बाद किस नाम से चलती है? अलकनंदा के नाम से ही चलती है, क्योंकि बड़ी नदी जो होती है उसी का नाम होता है, छोटी नदी उसमें आके विलीन हो जाती है। तो इसमें सबसे बड़ी नदी कौन होती है? अलकनंदा। तो अब अलकनंदा के नाम से जैसे जैसे ये चलते चलते वापस आगे आती है तो एक स्थान होता है जिसमें आके क्या करती है? भागीरथी नदी से मिल जाती है। कौन सा स्थान? जहाँ ये भागीरथी नदी से मिलती है उसी स्थान को हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और इसी देवप्रयाग के बाद से ये भागीरथी और कौन सी थी? अलकनंदा, ये दोनों नदियां मिलके और इसी के बाद से यहाँ से इस नदी का नाम हो जाता है गंगा नदी। ठीक है। यहाँ पे आते आते क्या हो जाता है? यहाँ से इसका यहाँ से नाम हो जाता है गंगा नदी। जैसे ही गंगा नदी थोड़े से और आगे बढ़ती है तो कन्नौज नामक स्थान पे और नदी से आके मिलती है। ये जो कन्नौज नदी में आके जो मिलती है ना, इस नदी का नाम होता है रामगंगा। ये रामगंगा बेसिकली उत्तराखंड से निकलती होती हुई सीधे आती है कहाँ? कन्नौज में मिलती है। और ये रामगंगा नदी के बारे में जान लीजिए कि इसी रामगंगा नदी के दोनों तरफ, इसी रामगंगा नदी के आसपास एक वन क्षेत्र स्थित है जिसको नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, बाघ वन्यजीव अभयारण्य के भी नाम से जानते हैं, जिसे प्राचीन में हम हेली नेशनल पार्क कहा करते थे। बाद में एक जिम कार्बेट नामक व्यक्ति के नाम पे उसका नाम क्या रख दिया गया? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और अब फिलहाल में नदी के दोनों तरफ आके जो क्या होता है कि अब उस पार्क का नाम, कौन से पार्क का नाम? जिस पार्क का नाम हेली के बाद जिम कार्बेट हुआ, उसके बाद उसी पार्क का नाम क्या हो जाता है? उसके बाद उस पार्क का नाम आज वर्तमान में 2021 में उसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है। तो याद रखिए क्योंकि ये जो जिम कार्बेट नेशनल का पार्क है ना, भारत का पहला संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य है। अब भारत का पहला पार्क भी जिसको बनाया गया था। तो पूछे कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये उत्तराखंड में स्थित क्या नाम था? पहले हेली नेशनल पार्क था प्राचीन में, उसके बाद बीच में बना था उसको क्या हुआ? जिम कार्बेट नेशनल का पार्क। और जिम कार्बेट का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो जिम कार्बेट नाम के व्यक्ति थे ना, ये पहले शिकारी थे और शिकार किया करते थे, लेकिन बाद में बाघों के संरक्षक बन गए। और जब से संरक्षक बने तभी से इसी कारण से इनका नाम क्या हो गया? इस पार्क का नाम जिम कार्बेट नेशनल। और अभी क्या है इसका नाम? रामगंगा नेशनल पार्क। तो अगर आपसे सवाल पूछ दे कि रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये मत कहिएगा कि चाइना में, कहिएगा सीधे कि उत्तराखंड में स्थित है। अब ये नदी आके कहाँ मिल जाती है? गंगा में कन्नौज में आके मिल जाती है। उसके बाद देखिए गंगा की जर्नी जैसे आगे बढ़ती है तो देखिएगा इसमें एक और नदी आके मिलती है, जिसको ये जो इस स्थान पे मिलती है इसको हम कहते हैं प्रयागराज। क्या कहते हैं? प्रयागराज, इलाहाबाद में। इस इलाहाबाद में एक नदी आके मिलती है और ये जो नदी होती है ना, इसके मिलने के साथ में तो यहाँ जो नदी मिलती है इस नदी की भी एक अपनी कहानी है। इस जो नदी मिलती है उसका नाम क्या होता है? यमुना नदी। तो चलिए अब यहाँ तक पहुँच गए तो पहले यमुना की जर्नी को समाप्त कर लेते हैं, फिर गंगा में आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक के बाद हम कहाँ चलते हैं? इसमें जो नदी मिलती है उसकी, इसमें ये नदी मिलती है यमुना नदी। ये जो यमुना नदी होती है ये उत्तराखंड के बंदरपुछ नाम का स्थान है। उस स्थान में एक ग्लेशियर है। कौन सी ग्लेशियर है? यमुनोत्री ग्लेशियर। उसी यमुनोत्री ग्लेशियर से ये नदी निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं? यमुना नदी कहते हैं। ये वहां से होते हुए उत्तराखंड से होते हुए सीधे आती है और जैसे ही कुछ दूर आगे आती है इसमें एक छोटी सी नदी आके मिल जाती है, जिस नदी का नाम क्या कहते हैं? टोंस। और इसे उत्तरी टोंस के भी नाम से जानते हैं क्योंकि दो टोंस नदियां है, एक गंगा में मिलती है और एक इसमें मिलती है। और उसके बाद जैसे जैसे ये धीरे धीरे नीचे आती है तो मेरठ के नजदीक इसमें एक और नदी आके मिल जाती है जो कि उत्तराखंड से निकलती है। उत्तर प्रदेश की मेरठ में एक नदी आके मिलती है जिस नदी का नाम होता है हिंडन नदी। क्या नाम था उस नदी का? हिंडन नदी। उसके बाद देखिए धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक और नदी आके मिलती है, इस नदी का नाम होता है चंबल नदी। इस चंबल नदी के बारे में आपको बता दें कि ये मेरठ से निकलती है। ये चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार से निकलती है और ये जब नदी निकलती है ना वहाँ से एक बिहड़ का निर्माण करते हैं। बिहड़ समझते हैं? बिहड़ का मतलब होता है कि पहाड़ों के बीच में खड्डा बनाती है और वो खड्डा जब नदी सूख जाती है तो डकैतों का घर बन जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? बिहड़ कहते हैं। अंग्रेजी में रेवेंस कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? बिहड़, और अंग्रेजी में इसको रेवेंस कहते हैं। और उसी रेवेंस में जब देखिए नदी निकलते हैं ये मालवा के पठार से तो इसमें छोटी छोटी आके नदियां मिलती है, इसकी सहायक नदी। इसमें सबसे पहले जो नदियां निकलती है उसको कहते हैं छिपरा नदी, जो कहाँ से निकलती है? इंदौर से निकलती है। ये छिपरा नदी कहाँ से निकलती है?
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से निकलती है। और इंदौर शहर के बारे में जान लीजिए, भारत का सबसे स्वच्छ शहर का पहला नंबर मिला अभी करंट में, इसका याद रखिएगा। इंदौर शहर को क्या मिला है? स्वच्छता का पहला नंबर, सबसे स्वच्छ शहरों में यही पहला शहर आता है इंदौर। इसके बाद देखिए थोड़ा सा और आगे आते हैं तो एक देवास नामक स्थान से एक और नदी निकलती है। देवास नाम के स्थान से जो नदी निकलती है उसका नाम होता है काली सिंध। क्या होता है? काली सिंध। देवास के बारे में जानते हैं नहीं आप? देवास वही स्थान है जहाँ मध्य प्रदेश में नोट छापा जाता है। पैसा जहाँ नोट छपता है ना, आपका 500,000 का नोट उसी देवास से छपता है, याद कीजिएगा। तो यहाँ देवास क्या है? यहाँ नोटों का कारखाना भी है, तो इसको भी याद करिएगा। काली सिंध का उद्गम स्थल कहाँ है? देवास है। और ये भी आके क्या मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है, राजस्थान के क्षेत्र में। उसके बाद थोड़ा सा और आगे आइएगा तो एक विंध्य श्रेणी है। विंध्य श्रेणी, उस विंध्य श्रेणी से निकलती है कौन सी? ये नदी पार्वती नदी, जो आके क्या करती है? फिर चंबल में अपना पानी डाल देती है। उसके बाद एक और आगे चलते हैं तो देखिए अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी कहाँ है? गुजरात के पालनपुर से लेके और दिल्ली के मजनू के टीला तक का ये रेंज होता है, जिसको क्या कहते हैं? अरावली रेंज। और इस अरावली रेंज की ये क्या है? अपभ्रंश पहाड़ है। क्या है? अपभ्रंश पहाड़, जो 2 फुट है, इसी को अपभ्रंश कहा जाता है। और इसकी कुल लंबाई 800 मीटर है। इसमें से 3 नदी निकलती है। एक नदी का नाम है माही, दूसरे का नाम है लूनी और तीसरे का नाम है बनास। ये 3 नदियां अरावली से निकलती है। तो माही और लूनी अरब सागर की तरफ चली जाती है, जिसमें से माही नदी एक ऐसी नदी है जो जान लीजिए, याद करने वाला है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सवाल पूछता है कि भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। और माही एक और खास व्यक्ति का भी नाम होता है जो महान क्रिकेटर कहे जाते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। आपको याद होगा। तो वही माही नदी, मान लीजिए उनके नाम से नहीं, उनके नाम से पहले से माही नदी है, ठीक है। तो वो निकल जाती है और जाके वो कहाँ गायब हो जाती है? लूनी और माही दोनों। इसी नदी से वो जो 2 नदियां होती है वो कहाँ चली जाती है? कॉक्स की खाड़ी में जाके विलीन हो जाती है। और उसी कारण क्या कहा जाता है? कॉक्स में आज भी दलदल होता है। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि यहीं से एक नदी किधर की तरफ निकलती है? पूरब की तरफ, जो आके जिसका नाम होता है बनास, और आके क्या करती है? चंबल में सवाई माधोपुर नामक स्थान में चंबल में अपना जल गिरा देती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक एमपी है। एमपी का चिरौल थाना है। गुना जिला के चिरौल थाने से एक और नदी निकलती है जिसका नाम क्या होता है? सिंध। आप कंफ्यूज ना होइए कि एक सिंध भी नदी और एक सिंधु भी है। तो सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है और सबसे बड़ी नदी 2828 किलोमीटर की उसकी यात्रा होती है। वो गंगा से भी लंबी नदी है, लेकिन भारत में नहीं बहती है, वो पाकिस्तान में बहती है। तो उसको याद रखिएगा। यहाँ पे सिंध है और वहाँ पे क्या वो सिंधु है। तो सिंधु और सिंध में अंतर होता है। तो ये जो सिंध नदी निकलती है चिरौल थाना से, ये भी क्या करती है? चंबल में आके अपना जल गिरा देती है। उसके ठीक बाद एक रायसीना हिल्स है, मध्य प्रदेश में एक छोटी सी पहाड़ी है जिसको क्या कहते हैं? रायसीना हिल्स। उस हिल से एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या होता है? बेतवा नदी, जो क्या करती है? चंबल में अपना जल आके गिरा देती है। बेतवा के तुरंत बाद एक नदी होती है केन, वो भी क्या करती है? अपना जल, जो कि कहाँ से निकलती है? कैमूर पहाड़ी। और कैमूर पहाड़ी के बारे में जान लीजिए कि सतपुरा श्रेणी में 3 श्रेणियां है। पहली श्रेणी को सतपुरा श्रेणी को, सबसे पश्चिमी श्रेणी उसको सतपुरा कहते हैं, मिडिल श्रेणी को भानेर कहते हैं और उसके सबसे अंतिम जो श्रेणी है उसे कहा जाता है कैमूर श्रेणी। और इसी सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ी की श्रेणी या धूपगढ़ की श्रेणी। याद रखिएगा, सवाल पूछता है। अब यहाँ से हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो केन के बाद ये नदी आके कहाँ मिल जाती है? ये नदी सीधे अपना पानी लाके और ये जो आपके उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में यमुना से मिल जाती है। और जैसे यमुना से मिलती है, यमुना यहाँ से सीधे बिना किसी नदी से मिले हुए सीधे अपना जल लाके कहाँ मिला देती है? प्रयागराज। कहाँ? प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ है? इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम इलाहाबाद था। कहा जाता है कि उससे पहले भी इसका नाम प्रयागराज था। और इसका नाम प्रयागराज इसलिए कहा जाता है ना कि यहाँ पे 3 नदियां आके मिलती थी, क्योंकि तीनों भारत की सबसे पवित्र नदी थी। एक का नाम होता है गंगा, दूसरे का यमुना और तीसरे का सरस्वती। और इन्हीं तीनों नदियों के संगम पे यहाँ पर मेला भी लगता है जिसको कुंभ मेला कहते हैं। सुने कि नहीं सुने? तो कुंभ मेला लगता है यहीं पे प्रयागराज में, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि चलिए तीनों पवित्र नदियों के जगह पर स्नान कर दे और हम क्या हो जाए? पवित्र हो जाए। पाप करके पवित्र कोई हो सकता है? पाप कीजिएगा तो पवित्रता भगवान के पास में। चलिए यहाँ से चलते, इसी के जहाँ ये नदी मिलती है इन्हीं के पास देखिएगा कि एक और छोटी सी नदी आके मिलती है जिसको कहा क्या कहते हैं? दक्षिणी टोंस के नाम से जानते हैं। अब गंगा की जर्नी यहाँ से फिर शुरू होती है, क्योंकि हम लोग इससे पहले यमुना को चला रहे थे, फिर वापस आते हैं गंगा की जर्नी में। जैसे गंगा इससे थोड़ी सी और आगे आती है तो देखिए वाराणसी के निकट एक नदी इसमें आके मिलती है। वाराणसी की नीति एक छोटी सी नदी आगे मिलती है जिसको किस नदी के नाम से जानते हैं? जिसको हम वरुणा नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी है? वरुणा नदी, जो क्या करती है? वाराणसी में आगे मिलती है।
जैसे वाराणसी से थोड़ा सा और आगे आते हैं गाजीपुर नाम का स्थान होता है। गाजीपुर का नाम सब लोग सुने होंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थान होता है। इस गाजीपुर में भी एक नदी आके मिलती है जिसको क्या कहते हैं, गोमती नदी। कौन सी नदी कहते हैं, गोमती नदी। देखिए नाम भी गौ से गोमती है, गौ से गाजीपुर, याद है कि नहीं। और उसके बाद देखिए व से वरुणा, व से वाराणसी। वरुणा नदी कहाँ मिलती है, वाराणसी, आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए गौ से गोमती, गौ से गाजीपुर। तो गोमती नदी गंगा में कहाँ मिलती है, गोमती किस में मिलती है, तो गौ से गंगा भी होता है, कहाँ मिलती है, गाजीपुर में। अब इस गोमती नदी का जो होता है ना, एक फुल्लर झील है, पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड, पीलीभीत बाघों के लिए फेमस है। और उसी पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य में एक झील है जिसको कहते हैं फुल्लर झील। और उसी झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, गोमती नदी, जो आके क्या करती है, गाजीपुर में अपना जल गिराती है। और इसी में एक छोटी सी नदी जो उत्तराखंड से निकलती है और आके गोमती के साथ नदी, उसका नाम होता है सई नदी। सई की जगह सहेली रखता है तो जल्दी याद हो जाता है, लेकिन सई नदी याद रखिएगा। इस सई की जगह साई भी होता तो याद हो जाता है, लेकिन याद रखिए इसको सई नदी क्या करती है, गोमती में अपना जल गिराती है। थोड़ा सा और आगे जैसे हम आते हैं तो अभी पहुंच जाती है कहाँ, बिहार में। बिहार, तो अब देखते हैं कि बिहार के पटना में ये नदी क्या होती है। ये हम लोग उल्टा करते हैं क्या चीज, थोड़ा सा उल्टा होगा। देखिए इस पटना को हम लेके चलेंगे, जो पटना में दिख रहा है ना, कि पटना को थोड़ा आगे करते हैं। देखिए पटना होगा यहाँ पे, ठीक है। और पहले आती है छपरा में, पहले कहाँ आती है, इस नदी को भी हम गायब करते हैं, गंडक को लाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और ये हुई छपरा। तो पहले देखिए सोन नदी को रख देते हैं, पहले हम चलते हैं। तो गंगा नदी जहाँ आती है, इंटर करती है, वो किस कहाँ इंटर करती है, गंगा नदी सबसे पहले इंटर करती है छपरा में। कहाँ इंटर करती है, छपरा में। छपरा में गंगा नदी से जो नदी मिलती है वो होती है घाघरा। और घाघरा का जो आने का रास्ता है वो इतनी सिंपल नहीं है, वो बहुत बड़का घाघरा का रास्ता है। ध्यान दीजिए, घाघरा जो होती है ना, कि जब मिलान हिम्मत से निकलती है तो इसे गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, गौरी गंगा से। इसे नेपाल में गौरी गंगा से नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे ही ये नेपाल के बाद बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे चलती है ना, या फिर भारत और नेपाल के बॉर्डर पे, और ये देखिए जब भारत और नेपाल के बॉर्डर पे चलती है तो इसी नदी का नाम क्या हो जाता है, इसी नदी का नाम हम काली सिंध कहते हैं। क्या कहते हैं, काली सिंध। ये काली सिंध था ना जी, हाँ काली सिंध कहते हैं। ये भारत में काली नदी कहा जाता है, काली नदी। ये क्या करती है, भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। और ये जब काली नदी धीरे धीरे भारत के नेपाल के बीच में सीमा बनाती है ना, तो धीरे धीरे आगे बढ़ती आती है। और जैसे आगे आती है तो देखिएगा इसमें एक नदी आके मिल जाती है, कौन सी, घाघरा नदी। लेकिन घाघरा नदी के मिलने से पहले जैसे ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में प्रवेश करती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रवेश करती है ना, तो अयोध्या में इसका नाम बदल के सरयू हो जाता है। क्या हो जाता है, सरयू। तो अयोध्या में इस नदी को किस नाम से जानते हैं, सरयू के नाम से। और सरयू कहा जाता है कि अयोध्या किस, पूछता है सवाल कि अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो सरयू नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। और उसके सरयू के तो जब आगे आती है, थोड़ी सी और आगे, तो इसमें एक मामचाचुंग से निकलती है एक नदी। क्या निकलती है, मामचाचुंग। क्या है, हिमनद है। उस हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है घाघरा। और ये घाघरा नदी धीरे धीरे आती है ना, तो ये आगे जैसे ही इस नदी में मिलती है, किसमें, सरयू में मिलती है, उस समय से ये घाघरा के नाम से बहने लगता है। किस नाम से बहने लगता है, घाघरा के नाम से। और वहीं से इसका नाम क्या हो जाता है, घाघरा। जैसे ये घाघरा नदी बहते बहते आगे आके क्षेत्र में आती है, तो इसमें एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम होता है राप्ती। और गोरखपुर इसी राप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो जो गोरखपुर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, राप्ती नदी। ये राप्ती नदी रूपुम क्या है, रुकुमकोट नाम का एक स्थान नेपाल में, वहां से राप्ती नदी निकलती है और आके क्या करती है, गंगा में अपना, गंडक में अपना जल गिरा, घाघरा में अपना जल गिरा देती है। और जब गिरा देती है उसके बाद इसे घाघरा के नाम से जानते हैं। और ये छपरा में जाइएगा, छपरा आप लोग, हम छपरा गए ना जी, तो ध्यान रखिएगा छपरा में जो माझीपुर के पास जो नदियां बहती है वो गंगा नहीं है, इसी नदिया को हम घाघरा के नाम से जानते हैं। जो पहले स्टार्ट होती थी तो सरयू कही जाती थी, इसी घाघरा नदी में नहा के हम कहते हैं कि गंगा में नहा ली ना जी, गंगा में नहीं नहाए। जैसे छपरा में भी गंगा मिलती है, ये जहाँ देखिए दोनों नदी जहाँ मिलती है, ये छपरा का ही स्थान होता है। लेकिन ये कहाँ होता है, आप चले जाइए आगे दिघवाड़ा में, दिघवाड़ा के आसपास ये क्या होती है, घाघरा नदी जाके किसमें मिलती है, गंगा से। उससे पहले ये बक्सर होते हुए गंगा नदी आती है, ठीक है, ऐसे नहीं आती है जिसको सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे हम आते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी नदी होती है, कौन सी नदी, गंडक नदी। कौन सी होती है, गंडक नदी। वो गंडक नदी जो कि नेपाल से ही निकलती है, और नेपाल से निकल के कहाँ मिल जाती है, सोनपुर नदी है जहाँ मेला लगता है,
सोनपुर और हाजीपुर के बीच में जो गंगा नदी में आके मिलती है नदी, उसी नदी को किस नाम से जानते हैं? वही नदी होती है गंडक। और उसी गंडक नदी देखिएगा अपने यहाँ जब इधर साइड में जाइएगा ना, इधर कौन सा जगह होता है जी अपने क्षेत्र में, इधर बगल में कुछ क्षेत्र है यहाँ पे क्या करती है वो दहारो लाती है, छपड़ा का क्षेत्र होता है। ईश्वरपुरी सब के साइड में देखिएगा ना जो दहार आता है ना मसरा के साइड में, इसी नदी का दिन होता है गंडक नदी का, एक दहार आती है। और जब गंडक से थोड़ा सा और आगे जाइएगा देखिए यहाँ पे थे तो ये छपड़ा था, छपड़ा में कौन नदी मिलती है आगे? घाघरा। घाघरा के आगे से हम सोनपुर पहुंचे, सोनपुर भी छपड़ा में ही आता है, सोनपुर होता है ना, तो सोनपुर में कौन मिली थी? गंडक। और अब हम छपरा से सोनपुर पहुंच गए तो सोनपुर से पटना पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? तो जैसे हम सोनपुर से पटना पहुंचते हैं, पटना में भी एक नदी आके मिलती है जो बहुत बड़ी नदी है, छोटी नदी नहीं है। कि जो पटना में जो नदी आके मिलती है ना, इसका उद्गम स्थल होता है विंध्य की सबसे अंतिम जो श्रेणी है मैकाले श्रेणी, उसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से दो नदियां निकलती है, एक होती है नर्मदा, दूसरी होती है सोन। तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी हुए बहते हुए और ज्वार नदी बना के सीधे जाके अरब सागर में गिर जाती है, जबकि उससे जो दूसरी साइड से निकलती है सोन नदी, उसकी उत्तरी तरफ से वो उत्तर की तरफ बहते बहते सीधे आके क्या करती है? गंगा में मिल जाती है। और जब ये गंगा में मिलती है ना, तो गंगा में मिलने से पहले बहुत सारी क्या बनाती है? जलप्रपातों का निर्माण करती है, छोटे छोटे जलप्रपातों का निर्माण करते हुए आगे क्या करती है? पटना में आके किससे मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। अब चलते हैं फिर गंगा की जर्नी में। गंगा धीरे धीरे थोड़ा सा और जैसे आगे बढ़ती है तो गंगा में भागलपुर के पास, कहाँ? भागलपुर के पास एक नदी आके मिलती है। भागलपुर के पास एक नदी आके मिलती है। ये जो नदी मिलती है ना, इसको बिहार का शोक के भी नाम से जानते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो नदी नेपाल से निकलती है ना, तो ये गोसाईधान पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोसाईधान पहाड़ी से। और उस समय 7 छोटी छोटी नदियां निकलती है, जिसमें से 3 प्रमुख नदियों का नाम हम जानते हैं। जिसमें से एक नदी होती है सोनकोसी। कौन कोसी? तैमूर को जानते हैं कि नहीं? लुटेरा था, विदेश से आया था तैमूर, तैमूर कोसी। और जो तीसरी नदी होती है उसका नाम होता है अरुणा नदी। क्या नाम होता है? अरुणा नदी। ये तीनों जब आती है ना, तो जैसे देखिए नेपाल के बाद सीधे एक बार ढलान पड़ता है, और जब ढलानों से उतरती है ना, तो उसकी गति इतनी तेज होती है ना कि हमेशा अपना रास्ता बदलते रहती है। कभी किसी रास्ते से आ जाती है, कभी किसी रास्ते से। और जैसे बिहार में आती है, इतना रास्ता बदलती है कि इतना ना बाढ़ लेके आ जाती है, जिस तरफ से जाती है उधर पूरा फसल कबाड़ते चली जाती है, सारा फसल उखाड़ के फेंक देती है। और जब सारे फसल को उखाड़ के फेंक देती है ना, तो बिहार में अकाल जैसी स्थिति बना देती है। इसी कारण से इस कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। ये कोसी नदी भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में, भागलपुर में ही आके गंगा में अपना जल गिरा देती है। और जैसे ही हम भागलपुर के थोड़ा सा और आगे आते हैं तो यहाँ से पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है। फरक्का नामक स्थान से क्या करती है? पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है। और यहीं पे एक बांध है, फरक्का बांध। याद रखिएगा, सवाल कभी कोई पूछता है। पश्चिम बंगाल में इसी गंगा पे एक बांध है जिसको हम फरक्का बांध के नाम से जानते हैं। तो जहाँ फरक्का में ये गंगा नदी जैसे पश्चिम बंगाल में घुसती है, उसी समय एक नदी आके इसमें अपना जल गिराती है। और ये जो नदी होती है ना, दार्जिलिंग से निकलती है। दार्जिलिंग के नाम जानते कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, जो चायों के लिए फेमस है। पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग क्षेत्र है, ये चायों के लिए फेमस है। वहीं की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या होता है? महानंदा नदी। और ये महानंदा नदी धीरे धीरे आते आते क्या करती है कि फरक्का नामक स्थान पे अपना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। और जैसे ये गंगा नदी मिलती है ना, यहाँ से गंगा नदी 2 छोटी छोटी नदियों में वित्रिकाय के रूप में बढ़ जाती है। वित्रिकाय का मतलब क्या होता है? गंगा के 2 पार्ट बढ़ जाते हैं और यहीं से 2 वित्रिकाएं बढ़ जाती है। एक नदी जो सीधे किधर एंट्री करती है? पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश की तरफ एंट्री करती है, इसको कहते हैं भागीरथी नदी। क्या कहते हैं? भागीरथी। तो ध्यान दीजिए, आपको एक सवाल बताते हैं, ऐसे आपको किताब में नहीं मिलेगा। हमने गंगा की शुरुआत जब की थी तो किससे की थी? भागीरथी से की थी कि नहीं? यहाँ ऊपर भागीरथी की शुरू होता था। और देखिए यहाँ पे गंगा जब खत्म होने आती है तो भी इसको भागीरथी के ही नाम से जानते हैं। कब? जब ये पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है, इसको गंगा को नहीं कहते, इसको भागीरथी कहता है। और इसी गंगा का एक पार्ट जो यहाँ से टूटता है फरक्का से, इसी को क्या कहते हैं? हुगली नदी। नाम सुने हैं? कलकत्ता इसी हुगली नदी के किनारे स्थित है। और ये हुगली नदी आगे आती है ना, तो आप देखते होंगे कि जब आप लोग को पठार पढ़ाए थे तो आप लोग को छोटा नागपुर का पठार पढ़ाया था, जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों के बीच में और थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उसी पठार से, छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है दामोदर नदी। क्या नाम होता है? दामोदर नदी। ठीक है। और जब दामोदर नदी निकलती है ना, तो ये जब निकलती है तो ये भी बिल्कुल कोसी की चाचा की लड़की है।
ये क्या है? ये कोसी की चाचा की लड़की है। कोसी बिहार में आतंक मचा जाती है, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में इतना आतंक मचाती थी पश्चिम बंगाल में ना, कि इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। याद रखिए, सवाल पूछता है कि पश्चिम बंगाल की शोक को किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को। लेकिन बाद में सरकार ने इसी पे एक परियोजना बनाई थी, इसको क्या कहा जाता है? दामोदर घाटी परियोजना। और ये जब घाटी इसको घेर दिया गया था बांध बना के, तो इसकी पानी को नहरों के माध्यम से किया गया, जिस कारण से क्या हुआ कि बहुत सारे जो होते थे, क्या होते थे, बाढ़ वगैरह आते थे। अब वो बाढ़ नहीं आते हैं। क्लियर? अब इसी नदी को जैसे हम आगे आते हैं, तो कुछ दूर आगे आगे तो दामोदर नदी में एक और छोटी सी नदी आके मिल जाती है। एक और छोटी सी नदी अपना आके जल जाती है, जिसको बराकर की सहायक नदी कही जाती है। और क्या दामोदर की सहायक नदी कहा जाती है, जिसको क्या कहते हैं? बराकर नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? बराकर नदी। अंतिम ये दामोदर नदी हुगली में अपना पानी आके गिराती है, और जो नदी जिसमें अपना पानी गिराती है उसकी वो सहायक नदी होती है। तो दामोदर नदी किसकी सहायक नदी हुई? हुगली की। और यही हुगली धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपना समुद्र में जल गिराती है। तो इसी हुगली नदी पे दो पोर्ट है। क्या है? पोर्ट यानी कि बंदरगाह। एक बंदरगाह कलकत्ता में, जिसको भारत का पहला नदी बंदरगाह के नाम से जानते हैं, वो नदी बंदरगाह है। भारत में सारे बंदरगाह, लगभग बंदरगाह समुद्र के किनारे स्थित है, लेकिन एक मात्र नदी बंदरगाह कौन है? कलकत्ता। इसको नदी बंदरगाह के नाम से जानते हैं, कलकत्ता पोर्ट। और इस पोर्ट में विदेशों से जो माल आते आते, और यही कलकत्ता से थोड़ा सा और आगे जाइएगा तो एक और छोटा सा पोर्ट है, इसको क्या कहा जाता है? हल्दिया पोर्ट। और ये हल्दिया में भी क्या होता है? ये समुद्र से थोड़ा नजदीक है, तो समुद्र और नदी दोनों मिल जाते हैं। क्लियर? जैसे ही इस नदी में आगे आते देखिएगा, जैसे ये पश्चिम बंगाल में हेलती है, किसमें? पश्चिम बंगाल में, तो भागीरथी के नाम से चलती है। और जैसे ही पश्चिम बंगाल से ये बांग्लादेश में इंटर करती है, बांग्लादेश में इंटर करते इस गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। तो जो गंगा भागीरथी से शुरू हुई थी, पश्चिम बंगाल में भागीरथी तक आती है, और जैसे आगे आती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। और इसी पद्मा नदी में देखिएगा कि एक नदी आके मिलती है, जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, और हम इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्रा की भी जर्नी बहुत बड़ी है, जिसको हम अगले चैप्टर में आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? जब ये ब्रह्मपुत्रा नदी आके मिलती है ना, तो ये छोटी छोटी नदियों की वितरिकाओं में बढ़ जाती है, और ये छोटी छोटी नदी की वितरिकाओं में जब बढ़ती है तो ये एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। जो डेल्टा भारत का ही नहीं, पश्चिम बंगाल का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इस डेल्टा का मतलब क्या जानेंगे? जब नदियां त्रिभुज आकार की एक आकृति का निर्माण करती है, उसी को हम डेल्टा कहते हैं। और ये इतनी बड़ी त्रिभुज आकार की आकृति का निर्माण करते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। और उसका एक नाम है, जिसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। और सुंदरवन डेल्टा इन नदियों के द्वारा डेल्टा बनाने के नाम नहीं पता। यहाँ पे एक वन पाया जाता है, एक वृक्ष पाया जाता है। जो वन क्या होता है? सुंदरी नामक वृक्ष। उस वृक्ष का नाम होता है सुंदरी। और उस सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण तो क्या कहा जाता है? सुंदरवन डेल्टा। और भारत का एक वन जीव अभ्यारण्य भी है, सुंदरवन जीव अभ्यारण्य। सुंदरवन क्या है? भारत का एक नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क है। सुंदरवन वन जीव अभ्यारण्य कहा जाता है। और ये फेमस है किसके लिए? बाघों के लिए। और बाघों में सफेद बाघ के लिए। यही नदी आके कहाँ से निकल जाती है? अंतिम में बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। जब बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है ना, तो वहाँ पे एक छोटे से द्वीप का निर्माण करती है। इस द्वीप को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? माजुली। मांझली नहीं है, मांझली का ब्रह्मपुत्र करती है। लोग कहते हैं सब धाम बार बार गंगा सागर, एक बार सुने हैं? तो यहाँ जो क्षेत्र है ना, उस छोटा सा द्वीप है, उसको कहते हैं गंगा सागर। और हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल होता है। कहा जाता है कि सबसे अंतिम में जो गंगा सागर कर लिया ना धाम, उसके बाद से कोई धाम करने की जरूरत नहीं है। तो गंगा सागर यही नदियों के बीच में स्थित है, जो कि क्या है? पश्चिम बंगाल और भारत के अंदर से छोटा सा द्वीप है गंगा सागर, उसी पे वो धाम स्थित है, जहाँ क्या करते हैं? पूजा पाठ करने जाते हैं। तो ये हुई हमारी गंगा की पूरी जर्नी समाप्त। इसके बाद हम जब नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचते हैं, तो हम गंगा की जर्नी में नहीं जाएंगे। अब अगली जो जर्नी होगी हमारी किसकी होगी? ब्रह्मपुत्रा नदी की। और ब्रह्मपुत्रा नदी को हम अच्छे से समझेंगे। ओके, चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। सब कर दें।